देखिए, सेटलमेंट ज्योग्राफी की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीडी की और उसके डीलिमिटेशंस की। ठीक है, ये डीलिमिटेशन का मतलब होता है सीमांकन। ये कोई डीमेरिट नहीं है कि डी लग गया तो मतलब यानी एक तरीके से होता है ना मेरिट डीमेरिट वाला। तो वैसे कंफ्यूज नहीं होना। डीलिमिटेशन मतलब होता है सीमांकन कैसे किया जाता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग फेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सीबीडी। ठीक है, तो पेन की टिप के हिसाब से आप लाइन बाय लाइन चलिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सीबीडी एंड इट्स डीलिमिटेशन। ठीक है, क्या है आपका सीबीडी एंड इट्स सीबीडी सीबीडी एंड इट्स डीलिमिटेशन। यह नगर का हृदय क्षेत्र होता है, आप जानते हैं इट इज़ द हार्ट ऑफ द सिटी। यह नगर का हृदय क्षेत्र होता है जिससे सेंट्रल ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, डाउनटाउन कमर्शियल जोन और यूरोपियन कंट्री में सीसीडी यानी सेंट्रल कल्चरल डिस्ट्रिक्ट आदि नाम से जानते हैं। तो आपको ये सारे ही नाम पता होने चाहिए कि सीबीडी के अलग अलग क्या नाम हैं। सेंट्रल ट्रैफिक डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट, डाउनटाउन कमर्शियल जोन और यूरोपियन कंट्रीज में इसको सीसीडी कहते हैं। ठीक है, कॉफ़ी कैफे डे नहीं होता सेंट्रल कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये नॉन रेजिडेंशियल एरिया होता है। देखिए, ये कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता जहाँ लोग अपना घर बना के रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर व्यापारिक और मनोरंजन वाली गतिविधियों से होता है। यहाँ पर शॉप्स होती हैं, शोरूम होते हैं। यहाँ पर कोई रहता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, दिन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और रात के टाइम पे सुनसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अब रहने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर की पेटियों में। ये सबसे केंद्र की पेटी होती है व्यापार वगैरह के पर्पज से। तो इसलिए नॉन रेजिडेंशियल एरिया होता है। दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और रात्रि में वीरान सा हो जाता है। सेम है जैसे मार्केट कहते हैं ना हम लोग। इसलिए इस नगर के मृत हृदय डेड हर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखना, सीबीडी को डेड हर्ट भी कहते हैं। ठीक है, सीबीडी के सीमांकन में अमेरिकी विद्वान मर्फी एंड इवांस ने सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड यूज की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड किसने यूज किया था? मर्फी और इवांस ने, सीबीडी के डिलिमिटेशंस के लिए यानी उसके सीमांकन के लिए। इसमें सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स एंड सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स का यूज किया। देखिए, सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड तो है ये, लेकिन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स और दूसरी है सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, इन दोनों मेथड का यूज किया गया था। इस तरह नगर के उस ब्लॉक को सीबीडी का अंग माना जाता है जहां बीएचआई का मान, बीएचआई क्या होता है आपका? बिजनेस हाइट इंडेक्स, सीबीएचआई। ठीक है, सीबीएचआई का मान, सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स का मान 1 से अधिक है। और सीबीआईआई, सीबीआईआई क्या हुआ? सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स का मान 50% से अधिक है। तो आप समझ गए कि मर्फी और इवांस ने क्या किया था। उन्होंने वो ही कहते हैं अपने इस सेंट्रल बिजनेस इंडेक्स मेथड यूज करके, कहते हैं कि अगर सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स की वैल्यू 1 से अधिक आती है, वो कोई फॉर्मूला होगा इनका, उसके हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, और सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू 50% से अधिक आती है तो हम उसे सीबीडी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विलियम ऑल्सन ने खुदरा व्यापार के आधार पर दुकान किराया निर्देशांक का यूज किया था। ये पूछ सकते हैं आपसे कि विलियम ऑल्सन ने क्या किया था। खुदरा व्यापार क्या होता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा खुदरा को क्या कहते हैं, लेकिन मतलब वैसे ही है, रिटेल वाला सिस्टम है। जैसे होलसेल और रिटेल होता है ना, वैसे ही है ये। आप इसको देख लीजिएगा कि क्या है इंग्लिश इसकी। विलियम ऑल्सन ने खुदरा व्यापार के आधार पर दुकान किराया निर्देशांक, मीन्स जो शॉप रेंट होता है ना, इंडेक्स, उसका यूज किया था। ठीक है, किसने? विलियम ऑल्सन ने। ये याद रखना है आपको। सुंड प्लस इचासेन ने ओस्लो के सीबीडी के निर्धारण में ट्रेड इंडेक्स का यूज किया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ओस्लो के सीबीडी का निर्धारण में ट्रेड इंडेक्स का फॉर्मूला किसने यूज किया था? सुंड प्लस इचासेन ने। प्रोफुट ने फिलाडेल्फिया के अध्ययन में ब्लॉक फ्रंटेज वॉल्यूम ऑफ सेल्स के बेस पर सीबीडी का सीमांकन किया। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बना सकता है बनाने वाला। सपोज कीजिए अगर जो यही क्वेश्चन आपसे डिलिमिटेशन में पूछ लिया तो ये ऐसे बना सकते हैं। एक तरफ तो देखिए, इस तरफ तो देगा आपको नाम किसके? ज्योग्राफर के। एक में सुंडन इचासन दे दिया, एक में आपका विलियम ऑलिसन दे दिया। ठीक है, और एक आपका ये क्या कहते हैं, मर्फी और इवांस दे दिया। सामने इसके दे देंगे ये कि इन्होंने कौन कौन सी मेथड यूज की है। ठीक है, या कौन कौन सा। तो आपको मैच करने के लिए आ सकता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेंट्रल बिजनेस हाइट इंडेक्स का मान 1 से अधिक या 2 से अधिक होने पर सीबीडी होता है, कि कितना मान होना चाहिए उसका। सेंट्रल बिजनेस इंटेंसिटी इंडेक्स का मान कितना परसेंट से अधिक होना चाहिए कि इसको सीबीडी कहा जाए। तो ये साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने कौन कौन सी मेथड यूज की है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका सीबीडी, कि सीबीडी क्या होता है, उसका डिलिमिटेशन कैसे होता है। अब आते हैं हम सिटी रीजन इंटरेक्शन पर। सिटी रीजन इंटरेक्शन क्या होता है? इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका रूरल अर्बन फ्रिंज।
नगर के बाह्य भाग में नगर और गांव के बीच में संक्रमण मेखला जिसे नगरीय और ग्रामीण दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी जहां पर नगर खत्म हो रहा है और गांव स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का एक ऐसा पार्ट जहां पर दोनों ही विशेषताएं मिले, गांव की भी और शहर की भी, उसे हम ग्रामीण नगरीय उपांत यानी रूरल अर्बन फ्रिंज कहते हैं। ठीक है। आरएल सिंह की डेफिनेशन बहुत फेमस है। आरएल सिंह का नाम है रामनाथ लोचन सिंह। ये बहुत फेमस जोग्राफर हुए हैं, इसलिए इनका पूछ लेते हैं। ने क्या क्या डेफिनेशन दी थी? ग्रामीण नगरीय उपांत को नगरीय तत्वों से युक्त ग्रामीण भूमि माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपको ये अच्छे से याद रखनी है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? ग्रामीण नगरीय उपांत कानूनी दृष्टि से ग्रामीण है क्योंकि नगरीय सीमा के बाहर है। क्यों भाई? हम लीगली इसको क्या कह सकते हैं? इसको शहर नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये तो शहर की सीमा से बाहर है। इसलिए कानून की दृष्टि से ग्रामीण होता है। पर व्यवहारिक अगर जो हम वैसे देखें लोगों का रहन सहन, तो कुछ कुछ नगरीय जैसा होता है। ठीक है, समझ में आया आपके? क्योंकि इसकी संरचना फंक्शनली और कल्चरली मुख्य नगरों से जुड़ी होती है। इसको व्यवहारिक रूप से नगरीय इसलिए कहा जाता है, अप्लाइड तरीके से हम नगर इसलिए कह सकते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज को, क्योंकि इसमें जो फंक्शंस होते हैं और जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं वो कुछ कुछ नगर से मैच करती हैं। लेकिन लीगली देखें तो ये ग्रामीण क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि शहर की सीमा से बाहर होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ खेतों का आकार छोटा होता है। आप जानते हैं कि ये रूरल अर्बन फ्रिंज इतना बड़ा एरिया तो होता नहीं है। ये तो एक ट्रांजिशनल जोन है, संक्रमण पेटी है शहर और नगर के बीच। तो यहाँ जो खेत होते हैं उनका आकार छोटा होगा। यह गहन कृषि का क्षेत्र है जिसे मार्केट फार्मिंग भी कहा जाता है। छोटा लैंड पार्ट है तो ज्यादा से ज्यादा कैसी एग्रीकल्चर होगी? लार्ज एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकती। कैसी होगी? इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यानी गहन कृषि होती है जिससे मार्केटिंग फार्मिंग यानी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो सीधा यहाँ से नगर की ओर पहुंचाई जा सके, फल सब्जियां। ठीक है। सार्वजनिक सुविधा का अभाव होता है। अब जानते हैं सार्वजनिक सुविधा कैसे? अच्छे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, लैंड पार्ट कम है। भू उपयोग में लगातार परिवर्तन। भू उपयोग में लगातार परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि ये लोग ऐसे ही फसलों को उगाते हैं जिन्हें शहर में ज्यादा से ज्यादा नीड पड़ती है। तो कभी इन्होंने गेहूं, तो ये गेहूं और चावल पे ध्यान नहीं देते, जैसे सब्जियां उगा ली। ठीक है, और फल उगा लिए, है ना? तो इसलिए चेंजिंग पैटर्न होता रहता है आपकी भूमि का। भूमि उपयोग का मिश्रित रूप पाया जाता है। मिश्रित रूप यानी मिक्स्ड फार्मिंग होती है। जैसे फल और सब्जी उगा लिया, ठीक है, उसके बाद फ्लावर्स की वो कर ली खेती, फूल की सप्लाई होनी है शहरों में डेकोरेशन वगैरह के लिए। तो इसलिए बहुत जल्दी क्या है, मिक्स्ड पैटर्न पाया जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर का। ठीक है, ये था आपका रूरल अर्बन फ्रिंज और उसकी विशेषताएं। अब देखिए कंसेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज। अगर इस कंसेप्ट की बात करें कि क्या कंसेप्ट है रूरल अर्बन फ्रिंज का, तो कंसेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग, जो वर्ड का यूज किया था वो किसने किया था? टीएल स्मिथ ने। ठीक है, ध्यान रखना। जो नगरीय, ये नगरीय उपांत शब्द का प्रयोग टीएल स्मिथ ने किया था। ग्रामीण नगरीय उपांत में नगरीय तथा कृषि भूमि उपयोग का सम्मिश्रण पाया जाता है। ये बात किसने कही थी? एल ए सॉल्टर ने। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है कि ग्रामीण नगरीय उपांत में नगरीय और कृषि भूमि उपयोग का सम्मिश्रण पाया जाता है बाय एल ए सॉल्टर। और ग्रामीण नगरीय उपांत जो वर्ड जो है वो किसने दिया था? टीएल, ये वर्ड किसने दिया था? टीएल स्मिथ ने। क्लियर? वर्ड आपका टीएल स्मिथ का। पहल ने उपांत मेखला के 4 वर्गों में डिवाइड किया। देखिए पहल बहुत इंपॉर्टेंट जोग्राफर हैं। ठीक है, इनका नाम है पहल। पहल ने उपांत मेखला यानी जो रूरल अर्बन फ्रिंज होती है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले सेग्रेशन, सेलेक्टिव इमाइग्रेशन, कम्यूटिंग एंड ज्योग्राफी एंड सोशल हायरार्की। ठीक है, सेग्रेशन, सेलेक्टिव इमाइग्रेशन, कम्यूटिंग, ज्योग्राफिकल एंड सोशल हायरार्की। सेग्रेशन होता है पृथक्करण, जानते हो आप पृथक्करण होता है। सेलेक्टिव इमाइग्रेशन, सेलेक्टिवली लोग इमाइग्रेट करते हैं, ये भी आप जानते हैं। कम्यूटिंग, लोगों का आवागमन रहता रहता है ना। कम्यूटिंग होते हैं कम्यूटर्स, यानी लोगों का जो लगातार आवागमन है उनको एक तरीके से कम्यूटर्स कह देते हैं और उनके प्रोसेस को कम्यूटिंग कह देते हैं। जोग्राफिकल एंड सोशल हायरार्की होती है यहाँ पर। तो पहल ने जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पहल ने रूरल अर्बन फ्रिंज में वर्ड मतलब नहीं यूज किया, नहीं डिवाइड किया। तो 3 इसमें से उठा लेंगे, कहीं और से दे देंगे आपको। तो ये याद रखना है कि पहल के सेग्रेशन, सेलेक्टिव इमाइग्रेशन, कम्यूटिंग, सेग्रेशन, सेलेक्टिव इमाइग्रेशन, कम्यूटिंग एंड ज्योग्राफी एंड सोशल हायरार्की, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एस नानगिया ने 1976 में दिल्ली महानगर की उपांत पेटी का अध्ययन किया था। ठीक है, एस नानगिया कौन है? ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं। ठीक है, आप उनको जानते होंगे, डॉक्टर कंचन सिंह जो हैं। ठीक है, बहुत फेमस अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रोफेसर रहे हैं। उनके सुपरवाइजर थे, उनकी पीएचडी में सुपरवाइजर थे एस नानगिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दिल्ली महानगर की उपांत पेटी का अध्ययन किया था। ठीक है,
अब डिलिमिटेशन ऑफ फ्रिंज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा आपका मैच करने में पूछ लेते हैं कि किस किसने फ्रिंज का डिलिमिटेशन किया है, ठीक है। मैच करने के लिए पूछ लेते हैं या वैसे पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आता है वेयरवीन। वेयरवीन ने क्या किया था, यूएसए का था, इंडियानापोलिस नगर। ये इंडियानापोलिस सुनने में इंडिया का लग रहा है लेकिन ये यूएसए का है, ठीक है। वेवरीन ने सॉरी मतलब यूएसए के थे, इन्होंने इंडियानापोलिस नगर के चतुर्दिक पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पर, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, वेवरीन ने कहा का, इंडियानापोलिस नगर का, ठीक है, यूएसए का। रोड हेवर ने कहा का, यूएसए के मेडिसन नगर का। बस इतना याद रखना है, रोड हेवर मेडिसिन नगर कहाँ का है ये याद रख लीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो आप। रोड हेवर ने यूएसए के मेडिसिन नगर का। मायर्स और बीगले ने डेट्रियोट नगर का। डेट्रियोट बहुत फेमस आप जानते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, नॉन विलेज रूरल नॉन फार्म एनवी आर एन एफ रेशो। ये एक नंबर में यही पूछ सकते हैं कि एनवी आर एन एफ रेशो क्या है। एनवी होता है नॉन विलेज और आर एन एफ की फुल फॉर्म होगी रूरल नॉन फार्म रेशो। किसने यूज किया था, मायर्स और बीगले ने डेट्रियोट नगर के फ्रिंज का अध्ययन किया था, बस। मार्टिन ने, ठीक है, ये मार्टिन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलजाई और एंडरसन, ठीक है, इन्होंने पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया बहुत फेमस है यूएसए का, ठीक है, उसका उस नगर के उपांत का अध्ययन किया था, ठीक है। मुखर्जी फ्लोरिडा के ओरलैंड की उपांत मेखला। मुखर्जी इंडियन है लेकिन उन्होंने फ्लोरिडा के कोई ओरलैंड की उपांत मेखला का अध्ययन किया था। और मुखर्जी और मार्टिन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुखर्जी और मार्टिन, ये ब्लेजर्ड और एंडरसन, मायर्स एंड बीगले, रोडेवर और वेवरिन, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो आगे आपको मिलेंगे। देखिए सिंह का आता है उजागर सिंह, इनका सिंह का पूरा नाम है उजागर सिंह। इन्होंने यूपी के कवाल नगरों का, कवाल क्या है, ठीक है, ये यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, के से डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, ए से, वी से, ए से और एल से, कौन कौन से होंगे डिस्ट्रिक्ट, के से लेकर के यहाँ तक आपको सारे ये देखने हैं। ये खुद आपको पता करना है कि कवाल की क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आते हैं। तो उजागर सिंह ने इन डिस्ट्रिक्ट को कंबाइनली इनकी रूरल अर्बन फ्रिंज की स्टडी की थी जिसे उन्होंने कवाल नाम दिया। और ये पूछ सकते हैं आपसे पैरामीटर, ये सारे जो रेड पेन से लिखे हैं मैंने, ये पैरामीटर पूछ सकते हैं आपसे कि कवाल ने कौन सा पैरामीटर यूज किया था फ्रिंज के डिलिमिटेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया का रिस्पेक्ट है ये। भले ही आपसे ऊपर का ना पूछे, ऊपर खाली ये पूछ लेंगे आपसे रोडेवर ने कहाँ का किया है, वेवरीन ने कहाँ का किया है। और ये पूछ सकते हैं खाली मेयर्स और बीगले का, क्योंकि ये एनवी और आर एन एफ रेशो क्या है वो पूछ सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कवाल के नगरों का किसने किया था, उजागर सिंह ने किया था। कवाल का उजागर सिंह ने किया था। और कौन कौन से पैरामीटर लिए थे ये पूछ सकते हैं आपसे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बसाव स्थल, चूना और ईंट भट्टे, आवश्यक सेवाएं और बच्चों के विद्यालयों की संख्या। देखिए कुछ याद हो ना हो, अगर 1% ये भी याद नहीं होते आपसे तो ये जरूर याद रखना कि उजागर सिंह ने कवाल नगरों का सीमांकन किया था। और कवाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते, कवाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, यूपी के कवाल में। फिर सुंदरम का नाम आता है, इन्होंने श्रम शक्ति के संगठन के आधार पर किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हीरालाल ने बरेली नगर का, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपी सना ने पटना महानगर का, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है, एक तरीके से माइंड में होना चाहिए, ताकि अगर 1% एग्जामिनर का मन करा उसने यहाँ से उठा के क्वेश्चन बना भी दिया तो आपको याद रहे कि हाँ कि ऐसा मेरे माइंड में था कुछ, ठीक है, कि मेरे माइंड में था कुछ और मैं इसको याद रख सकता हूँ, ठीक है, या रख सकती हूँ। तो आप इस चीज़ को एक तरीके से माइंड में रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो भूलना ही नहीं है, लेकिन इन पर भी एक थोड़ी सी नज़र आपकी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं हो कहाँ से उठा के आपका क्या क्वेश्चन बना दे, फिर हम कह नहीं सकते ना कि ये तो मतलब सोचा ही नहीं था आने के लिए। तो बस एक बार आपको माइंड पता होना चाहिए ताकि आप इसको इजीली कर सकें। लेकिन ज़्यादातर ये लोग फॉरेन साइंटिस्ट का ही उठाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर उन्होंने कोई ना कोई ना टेक्निक यूज़ की होती है। उन वो खाली ऐसे नहीं होता कि उन्होंने बस इस नगर का कर लिया, वो टेक्निक होती है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि वेवरीन का क्या था, इंडियानापोलिस का, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पर। रोडेवर ने मेडिसिन नगर का, मायर्स और बीगले ने एनवी एम एन आर एफ रेशो का यूज़ किया था डेट्रियोट के लिए। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपकी दो चीज़ें कवर हो गई, सीबीडी और उसका डिलिमिटेशन, और रूरल अर्बन फ्रिंज और उसका डिलिमिटेशन, ठीक है, ओके।